भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो ने लॉन्च किया है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे ही हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट के बारे में वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिले तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक मदद होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। चलिए आदित्य L1 के बारे में आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको तो सताया ही होगा, बाकी कुछ याद हो ना हो, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी यह रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के एक दूसरे से खेल खेलते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। ऐसे टोटल 5 एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए हैं। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहाँ से सूरज को 24/7 व्यू मिलता है, जहाँ से सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे और फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण है। इनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम से पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे 3,80,000 किलोमीटर दूर है और सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट पर जाएंगे जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा। हम इस मिशन पर कवर करेंगे लॉन्च को मिलाकर एक मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, वहीं आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी या सोपो यानी सोलर हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इम्पोर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था तो वहाँ की सॉइल वगैरह जांच कर सकता था, वहाँ का टेम्परेचर दे सकता था, फ्यूचर में वहाँ पर कॉलोनी बसाने के लिए इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्ट कर सकता था। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन से ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को अगर देखना ही है तो गूगल से भी हम देख सकते हैं, तो फिर सूरज के थोड़ा पास जाने का क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे फेवरेट ऑब्जेक्टिव की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज की कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इलिप्स की फोटो में आपको दिखने वाले ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की होगी तो देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहाँ गर्मी ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओगे उतनी गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कोरोना का टेम्परेचर क्या है? 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक है? इसको कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अलग से थ्योरी है, लेकिन अभी भी यह मिस्ट्री ही है। नंबर 2, सोलर
स्टॉर्म स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म क्या बला है? सोलर स्टॉर्म इम्पोर्टेंट कॉस्मिक इवेंट होता है। माइनर सोलर स्टॉर्म आते रहते हैं, लेकिन एक मेजर सोलर स्टॉर्म आता है तो पृथ्वी की वाट लग जाती है। और ये कोई मजाक नहीं है, इसे एक कैरिंगटन इवेंट कहते हैं जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म ने जस्ट 2012 में मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से ये सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्ट करने में मदद होगी और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन करो अगर जहाज को लंबे सफर के लिए जाना है तो समंदर का वेदर का अंदाजा लगाना इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही स्पेस मिशन के लिए स्पेस वेदर को भी समझना होगा। हमारा सूरज पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा जाएंगे और हमारे सोलर सिस्टम का 99.6% मास हमारे सूरज में ही है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह मिला जुला कर सिर्फ 0.14% मास ही है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन, जो हमारी फ्यूचर स्पेस मिशन प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यह प्रूफ हो गया है कि हम किसी और स्पेस स्टील बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशन प्लान करने हैं तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है और फेलियर का चांस 0। इसलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने इस सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव की थी, अमेरिका, रशिया, चाइना। देखा जाए तो यह तीनों इकोनॉमी भारत से काफी बड़ी है, लेकिन सिर्फ कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना, हमारे सारे पेलोड को सेफली चांद तक पहुंचाना, ये इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है। लेकिन आदित्य L1 इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यह हमारा सबसे पहला सन फोकस मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, UK ने भी ये मिशन लॉन्च किए। यानी हर इम्पोर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लोअर सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पेटवाट एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसमें 30% एब्जॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई, उन्होंने इसरो इसी विजनरी से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसीलिए इसरो ने सैटेलाइट डेवलप की है, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारा नेचुरल रिसोर्स मॉनिटर होता है और पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डाटा किसानों तक पहुँचता है। वेदर पैटर्न डिटेक्ट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। नेविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लेनेट के बारे में जाना है। अब हमारे एम्बिशन बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और अगर आपको जानकारी जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।